वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी में अपील हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर जो हम लोग सेक्शन 386 से लेकर 394 तक हम लोग कवर करेंगे। दिस इज द लास्ट सेशन। अपील में ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग रेफरेंस और जो रिवीजन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये अपील का लास्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग 386 अप टू सेक्शन 394 हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको आप प्लीज ध्यान में रखना और ध्यान से सुनना। पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट के बारे में हम लोग 386 के रिगार्डिंग डील कर रहे हैं, वो सेक्शन हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। अपीलेट कोर्ट के पास बहुत पावर्स होती हैं, वो किसी भी ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमने चैलेंज किया उसको किसी भी ऑर्डर को, तो उस ऑर्डर में हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर सुना सकती है। वो क्या क्या ऑर्डर सुना सकती है अगेंस्ट द जजमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 386 में। तो 386 क्या कह रहा है? द अपीलेंट कोर्ट, वहां पर लिखा है, आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड एंड हियरिंग द अपीलेंट कोर्ट और हिज प्लेडर इफ ही अपेयर्स एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही अपेयर्स। जब अपील फाइल करते हो तो अपीलेंट और उसके प्लेडर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, इफ ही अपेयर्स द अपीलेंट कोर्ट मे इफ इट कंसिडर, लाइक अगर अपीलेंट कोर्ट को लगता है सभी को सुनने के बाद दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग। दोनों को सुन लिया मैंने, अपीलेंट कोर्ट ने एपिलेंट को भी सुन लिया, स्टेट को भी सुन लिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुन लिया। सुनने के बाद एपिलेंट कोर्ट को लगता है भाई यहाँ पर लोअर कोर्ट के डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही है और मुझे उसमें इंटरफेयर नहीं करना, तो नेचुरल बात है वो डिसमिस कर दी कोर्ट। तो वो ऑन द स्पॉट एपिलेट कोर्ट जो है उस अपील को डिसमिस कर देगी, खारिज कर देगी। और में डिसमिस भी कर देगी, या उसके पास फर्दर क्या पावर्स हैं वो ए बी सी डी पॉइंट में दी गई है। ए पॉइंट कहता है कि अगर आप एक्विटल के अगेंस्ट अपील में जा रहे हो, अब एक्विटल के अगेंस्ट अपील में कौन जाएगा? विक्टिम जाएगा, कंप्लेनेंट जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजेंसी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जाएगी। क्योंकि एक्यूज तो नहीं जाएगा ना कि भाई मुझे बरी कर दिया, मुझे सजा सुनाओ, मुझे सजा सुनाओ। नेचुरल बात है कि अगर एक्यूज को एक्विट कर दिया तो विक्टिम, कंप्लेनेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही जाएगी एजेंसी अपील में। तो उस केस में जो अपीलेंट कोर्ट है, जब उसने वापस सुन लिया सभी को, एपिलेंट को सुन लिया, स्टेट को सुन लिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुन लिया, और उसको लगता है उसका नंबर ऑफ पावर्स हैं, वो क्या कर सकती है? उस ऑर्डर को, एक्विटल वाले ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है। रिवर्स करके क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी इसकी इंक्वायरी करो, दोबारा से ऑर्डर करेगी भाई इस एक्यूज को दोबारा से रीट्राइड किया जाए और इसके केस को कमिट किया जाए, दोबारा से इसका ट्रायल होगा। या फिर ये भी डिसाइड कर सकती है भाई ये जो बेसिकली इक्वेटर का जो डिसीजन है वो गलत है, और मुझे लगता है कि फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, फ्रॉम द रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास जो है उससे लगता है कि ये केस सजा वाला है, मुझे कन्विक्ट करना है। तो नेचुरल बात है द एप्लीकेंट को हैज अ राइट, हैज अ पावर टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड देन एंड देयर। बी पॉइंट कहती है कि अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट आपने अपील फाइल की है, अब कन्विक्शन के अगेंस्ट कौन फाइल करेगा? नेचुरल बात है अक्यूज फाइल करेगा, जहां विक्टिम भी फाइल कर सकता है, कंप्लेनेंट भी फाइल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है। विक्टिम कब करेगा? इसको सजा कम सुनाई, इनहैंस कर दो। कंप्लेनेंट कहेगा कि कम सजा सुनाइए, इसको ज्यादा करो सजा। अक्यूज कहेगा कि सर मुझे सजा सुना दी, मुझे बरी कर दो। स्टेट गवर्नमेंट फाइल करेगी। तो उस केसेस में एपिलेंट कोर्ट के पास राइट है जो लोअर कोर्ट की फाइंडिंग्स है उसको रिवर्स कर देगी, और सेंटेंस जो है उसके जो फाइंडिंग्स है, सेंटेंस है लोअर कोर्ट का, उसको रिवर्स कर देगी और अक्यूज को एक्विट करके वहीं पे उसको बरी कर देगी, जहां उसको डिस्चार्ज कर देगी। जहां ये भी ऑर्डर कर सकती है अपीलेंट कोर्ट की इस केस में दोबारा से ट्रायल होना चाहिए, इसको रीट्रायल करो, राइट? ये इसके पास पावर्स हैं अपीलेंट कोर्ट के पास, और उसको कमिट कर दो उसका केस किसी को दूसरी कोर्ट में, ताकि वो उसका प्रॉपर उसका ट्रायल चले। ये भी पावर है उसके पास। जब वो कोर्ट जो है वो फाइंडिंग्स को अल्टर कर देगी, लेकिन सेंटेंस ऑफ मेंटेन, जो मेंटेनिंग सेंटेंस उसको मेंटेन करेगी। जो सेंटेंस लोअर कोर्ट ने सुनाया है, लाइक सपोज 3 साल की सजा सुनाई है, उसको मेंटेन करेगी कि 3 ईयर की 3 ईयर ही है, लेकिन फाइंडिंग्स चेंज कर देगी। भाई ये चोरी जो है ये बेसिकली घर से नहीं की गई, ये बाहर से की गई है। फाइंडिंग चेंज हो गई, लेकिन सजा चोरी की वही है 30 साल, सजा मैंने वही सुना दी अपीलेंट कोर्ट ने। तो alter the findings but maintaining the sentence. C point says, third point, with or without altering the finding, alter the nature or the extent
और द नेचर स्टैंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के नेचर को चेंज करना, लाइक रिग्रेस है, सिंपल है, रिग्रेस है, इसको अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। देन सी पॉइंट सेज अगर किसी ने फाइल किया अपील सेंटेंस को इनहेंस करने के लिए कि सजा कम है जी, उसको जरा सजा होनी चाहिए, यहाँ पर 3 साल की सजा सुनाई गई अगेंस्ट द अक्यूज लोअर कोर्ट द्वारा या अपील कोर्ट द्वारा, तो सेकंड अपील में आप उसको कह सकते हो कि इसकी सेंटेंस को इनहेंस किया जाए। तो इनहेंस करने में जब आप ऐसी अपील फाइल करते हो कि सेंटेंस को इनहेंस किया जाए, उस केस में अपील कोर्ट के पास क्या पावर्स है, लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर सकती है, फाइंडिंग्स को रिवर्ट कर सकती है, सेंटेंस को रिवर्स करके अक्यूज को इक्विट भी कर देगी, डिस्चार्ज भी कर सकती है। जहां उसको रीट्रायल करने के लिए नीचे कोर्ट को भी दे सकती है, कॉम्पिटेंट कोर्ट को, इसको दोबारा से ट्रायल किया जाए। अल्टर कर सकती है फाइंडिंग बट सेंटेंस को मेंटेन कर सकती है। विद और विदाउट एंटरिंग द फाइंडिंग नेचर ऑफ द जो सेंटेंस को चेंज कर सकती है, रिग्रेस में सिंपल में रिग्रेस पनिशमेंट सुना सकती है। डी पॉइंट सेज इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, ए बी सी में अगर कोई केस नहीं फॉल करता तो उस सिचुएशन में उस ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हो, ये आपके पास अपीलेट कोर्ट के पास पावर्स है। मेक एनी अमेंडमेंट और एनी कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर दैट मे बी जस्ट एंड प्रॉपर, कोर्ट जस्टिस के लिए किसी भी ऑर्डर में जस्ट एंड प्रॉपर के लिए, लाइक जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर अमेंड कर सकती है, ये अपीलेट कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर दी हुई है। प्रोवाइडेड जब भी आप सेंटेंस ऑफ एनहांसमेंट के लिए आप जा रहे हो अपील में, तो जब तक आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देते अक्यूज को, तब तक आप उसके सेंटेंस को एनहांस नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड फर्दर अपीलेट कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट, जब भी आप अपीलेट कोर्ट, जब भी आप अपील में किसी भी अक्यूज को सेंटेंस देते हो, तो नेचुरल बात है कि वो जो ऑफेंस ट्रायल कोर्ट के पास जो पावर थी सबसे ज्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट सुनाने की, वो अपीलेट कोर्ट के पास सेम पावर्स होती हैं। लाइक अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो मैक्सिमम 3 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है, तो हाई कोर्ट में भी जब वो अपील जाएगी तो वो 3 ईयर तक ही वो सजा दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। वो प्रोवाइजो में बिल्कुल मेंशन क्लियर किया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अपीलेट कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस व्हिच इन इट्स ओपिनियन द अक्यूज हैज कमिटेड। अपीलेट कोर्ट को लगता है मेरे ओपिनियन में ये ऑफेंस ने कमिट किया है, then might have been inflicted for that offense by the court passing the order। लोअर कोर्ट द्वारा जिसने पावर, जिसके लोअर कोर्ट ने जो सेंटेंस सुनाया था, जो उसके पास पावर थी, वो सेम पावर अपीलेट कोर्ट के पास है, तो उसे ग्रेटर पनिशमेंट जो है अपीलेट कोर्ट वो नहीं सुना सकती, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 386। 387 क्या कहता है, जब भी अपीलेट कोर्ट जजमेंट सुनाएगी तो हमने जजमेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी 353 से लेकर 365 तक हमने सेक्शन डिस्कस किए हैं, वो सारी प्रोविजंस जजमेंट के रिगार्डिंग यहां पर फॉलो की जाएंगी। अपीलेट कोर्ट जब भी जजमेंट सुनाएगी तो वो जजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उसको सुनाएगी, ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है। देन वी हैव अ सेक्शन 388 सेज ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वो लोअर कोर्ट को भेज दिया जाता है कि भाई इसको इंप्लीमेंट कर दो। Got it? तो ऐसे सिचुएशंस में जो लोअर कोर्ट है हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो कर उसको उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करती है। तो यहां पर लिखा है व्हेनेवर अ केस इज डिसाइडेड ऑन अपील बाय द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है उसकी जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर जो है वो लोअर कोर्ट को भेज देती है, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या राइट सीजीएम को भेजेगी। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोई ऑर्डर है तो वो सीजीएम को भेजेगी, सीजीएम नीचे भेज देगा। जहां अगर सेशन कोर्ट है वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट को भेजेगा। तो ये यहां पर लिखा गया है। सेकंड पॉइंट सेज द कोर्ट टू विच द हाई कोर्ट सर्टिफाइड जजमेंट ऑर्डर शैल देयरअपॉन मेक सच ऑर्डर। जब उसको ऑर्डर भेज दिए जाते हैं लोअर कोर्ट को तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कहा यहाँ पर कन्विक्शन दे दिया है, कन्विक्ट कर दिया, तो उसको पकड़ लो, उसको दोषी को उसको जेल में बंद कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। अपीलेट कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया हाई कोर्ट ने वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा। उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको भेज दी जाती है, आप उसको इंप्लीमेंट करवा दो, दैट्स इट। 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टाइम्स देखा कि किसी को सजा हो जाती है 10 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 20 साल की, लेकिन हम लोग बाद में देते हैं कि 2 साल बाद वो दोषी बाहर आ जाता है, अक्यूज बाहर आता है कोर्ट से, जेल से। क्यों भाई? क्योंकि ये लिखा गया है 389 सेक्शन में,
अपीलेंट कोर्ट के पास बहुत पावर्स हैं। जब भी आप अपील में जाते हो, अक्यूज्ड अपील में जाता है, तो अपील में कन्विक्टेड पर्सन जब भी अपील में जाता है तो अपीलेंट कोर्ट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इन राइटिंग, वो राइट इन रिटन फॉर्म में वो रीजन रिकॉर्ड करेगा और वो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को सस्पेंड कर देगा कि इसकी सजा को मैंने सस्पेंड कर दिया। प्लस एंड ऑल्सो इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट, अगर वो जेल में है तो उसको बेल भी दे देगा, इसको बेल में इसको जो है उसको बाहर निकाला जाए। सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर सेंटेंस प्लस बेल भी गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन, ये अपीलेंट के पास पावर है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर आपने सेंटेंस सस्पेंड करना है, कौन सा सेंटेंस, जिसमें सजा जो है वो बेसिकली नॉट लेस देन 10 ईयर्स है, तो नेचुरल बात है जब भी आप सजा को सस्पेंड करोगे और दोषी को बेल दोगे तो भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देनी पड़ेगी। वो बेसिकली वो उसको रिबट करेगा कि इसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए सेंटेंस को, आप उसको बेल पे आप रिहा नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली उसको रिबट करेगा। फर्दर प्रोवाइजो एडेड कि जब भी बेल दी जाती है कि उसको अपीलेंट कोर्ट द्वारा और उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया जाता है, तो फ्यूचर में जब जो कंडीशंस जो बेल की होती है अगर वो ब्रीच करता है तो डेफिनेटली पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो एट एनी टाइम देयर आफ्टर उसकी बेल को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है। सेकंड क्लॉज सेज कि हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर्स हैं जो इस सेक्शंस में दी गई हैं 389 में। वो हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर, वो सस्पेंड कर सकती है, वो कि उसको बेल पे रिहा कर सकती है, ये सेम पावर्स हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है। देन थर्ड क्लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर लिखा गया है अगर किसी अक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है और वो अक्यूज कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है कि भाई सर मैंने आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना है, तो कोर्ट शैल वे सच पर्सन बीइंग ऑन बेल, अगर वो बेल में है, इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, और उसको 3 साल से कम सजा सुनाई गई है, या फिर वो पर्सन जो बेसिकली वेयर द ऑफेंस ऑफ व्हिच सच पर्सन हैज बीन कमिटेड इज अ बेलेबल वन, अगर वो ऑफेंस जो बेलेबल वन है उसकी सजा आपने सुनाई है और वो ऑलरेडी बेल पे है, तो डेफिनेटली जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी कि कन्विक्टेड पर्सन जो जेल में है उसको बेल दी जाए, अनलेस देयर आर स्पेशल रीजन फॉर रिकॉर्डिंग। अगर आप उसको बेल नहीं देते तो यू हैव टू रिकॉर्ड स्पेशल रीजंस, क्योंकि वो 3 साल से कम सजा वाला सेंटेंस है, तो नेचुरल बात है जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो ऑटोमेटिकली उसको बेल दे देगी ऑटोमेटिकली कि भी आपके पास 90 डेज का टाइम है, आपने अपील में जाना है, तो मैंने आपको 90 डेज की मैंने आपको बेल दे दी। ये जो बेल है बेसिकली इसको इंक्लूड नहीं किया जाता सेंटेंस में, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस बेसिकली जब आप बाहर रहे हो तो डेफिनेटली वो सेंटेंस वो सस्पेंड किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट सेज when the appellant is ultimately sentenced to prison for a term 2 or a prison for life, the time during which he is so released, जब भी 389 की फर्स्ट क्लॉज में अक्यूज को सस्पेंड किया जाता है, उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया था, वो बाहर हो जाता है, और जब फ्यूचर में उसको सजा सुनाई जाती है अपीलेंट कोर्ट द्वारा, तो जब तक वो बाहर है वो टाइम हम लोग टाइम पीरियड उसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसको सेम पनिशमेंट उसको दोबारा से प्रॉपर फुल टाइम उसको कोर्ट में और जो जेल में रहना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 390 section 390 says arrest of accused in appeal from acquittal के अगेंस्ट कंप्लेनेंट विक्टिम या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपील फाइल कर दी, अपीलेंट कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर सजा सुनाऊंगा मैं, लेकिन सजा सुनाने से पहले इसको गिरफ्तार कर लिया जाए फटाफट ऑन द स्पॉट, तो वो हाई कोर्ट कह सकती है वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है किसी को भी कि इसको अरेस्ट किया जाए और मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए, जाके किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और वो तब तक जेल में रहेगा जब तक मेरी अपील जो है वो पेंडिंग है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील उसको जेल में रहना पड़ेगा। अगर ये हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देती है तो उसको पकड़ो और उसको जेल में रखो, दैट्स इट। 390 सेज इतनी सी बात कर रहा है। 391 सेज अपीलेंट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट टू बी टेकन। अगर अपीलेंट कोर्ट को लगता है कि भाई यहाँ पर एविडेंस और लेने हैं फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर 2 पर्सन जिसकी एग्जामिनेशन करनी बहुत जरूरी थी जो लोअर कोर्ट ने छोड़ दिए, इसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, तो अपीलेंट कोर्ट खुद उसको एग्जामिन कर सकता है, जब लोअर कोर्ट को कहेगा इन 2 पर्सन को कॉल करो, समन करो और इनको एग्जामिन करो। जब वो उनको एग्जामिन करना आता है तो अक्यूज के पास भी राइट है उसको क्रॉस करने का,
वहां पर प्रेजेंट होने का उसके प्लेटर को भी राइट है, उसके वहां पर प्लेटर को कि उसके पास जो उसमें मौजूद हो क्रॉस करे प्रॉपर, उसके पास राइट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जो एग्जामिन होने के बाद वो रिकॉर्ड जो आप एपिलेट कोर्ट में आप सबमिट कर देते हो, एपिलेट कोर्ट उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन दे देता है। तो द एक्यूजर और हिज प्लेटर दे हैव अ राइट टू प्रेजेंट व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन, एंड द टेकिंग ऑफ एविडेंस जो है वो प्रॉपर उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग, चैप्टर 23 के अकॉर्डिंग चलेगा प्रॉपर, उसकी एग्जैक्टली उसकी चीफ क्रॉस प्रॉपर होगा उसका, राइट। 392 सेज प्रोसीजर क्या होगा, वे जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। सपोज 2 जजेस का बेंच है और दोनों की ओपिनियन अलग अलग है, एक कहता है मैं इक्विट करूंगा, दूसरा कहता है मैं कन्वर्ट करूंगा। तो उस केस में थर्ड जजेस को वो केस हैंडओवर कर देते हैं कि आप इसके ऊपर ओपिनियन दो। वो तीसरा जज जो भी ओपिनियन देगा उसके अकॉर्डिंग वो है डिसीजन होगा। लाइक सपोज थर्ड जज ने कर दिया, जो एम्पायर होगा जज का, जो थर्ड एम्पायर होगा वो अगर डिसीजन दे रहा है कि इसको कन्विक्शन होनी चाहिए, तो 2 कन्विक्शन हो गई, 2% कन्विक्टर वाले हो गए और 1 एक्विटल वाला होगा, तो डिसीजन क्या होगा कन्विक्शन का। अगर उसने एम्पायर ने सुना दिया कि नहीं इसको इक्विट किया जाए, तो डिसीजन इक्विटल के केस में जाएगा, राइट। जहां एम्पायर जो थर्ड जज है वो अगर उसको लगता है कि भाई मेरी ओपिनियन में मुझको लगता है ये जो डिसीजन है वो लार्जेस्ट बेंच को देना चाहिए, तो नेचुरल बात है वो अपनी ओपिनियन लिख देगा कि इस केस को लार्जेस्ट बेंच के पास भेजा जाए, तो वो ओपिनियन लिख देगा। उसके बाद उसके लिए वो जो अपील है उसको लार्जेस्ट बेंच में भेजा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट बेंच उसको क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद उसको डिसीजन दिया जाएगा, राइट। देन योर 393 सेक्शन फाइनलिटी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑन अपील। अपील में जब भी ऑर्डर सुनाया जाएगा, जब भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अपील फाइल होनी जरूरी है, लाइक अगर स्टैट्यूटरी राइट है उसके पास सेकंड अपील फाइल करने का, तो डेफिनेटली वो कर सकता है। अगर उसके पास सेकंड राइट नहीं है तो वो अपील फाइनल मानी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा गया है 377, 378 और 384 के 4th क्लोज को छोड़कर जो अपीलेंट का ऑर्डर होगा वो फाइनल माना जाएगा, राइट। और उसके अगेंस्ट आप फर्दर आप नहीं मूव कर सकते, लेकिन अदरवाइज जहां पर फाइनल नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हो। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, अपीलेंट कोर्ट जो है वो अगर अपील को सुन रहा होता है और उस केस में अगर उसने डिसीजन दे दिया, लाइक यहाँ पे लिखा प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील को फाइनल डिस्पोज ऑफ कर रहे हो अगेंस्ट कन्विक्शन इन एनी केस, अपीलेंट कोर्ट में हियर एंड डिस्पोज ऑफ ऑन द माइनरिटीज। यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला बात, एक अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया और दूसरे को इक्विट कर दिया, कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील में चला गया, इक्विटर के अगेंस्ट विक्टिम अपील में चला गया, तो अपीलेंट कोर्ट दोनों को सुनेगा। जो इक्विटर के अगेंस्ट में आपने अपील फाइल की उसको भी सुनेगा, तो वो साथ में डिस्पोज ऑफ करेगा। या फिर दोनों पर बी पॉइंट में एन अपील फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 377 अराइजिंग आउट ऑफ द सेम केस, एक केस में सेंटेंस हो गई, आप उसके अगेंस्ट आप अपील में चले गए और विक्टिम ने भी अपील फाइल कर दी, सर ये सेंटेंस जो है वो कम है, इसको ज्यादा सुनाया जाए, इसको एनहांस किया जाए, तो वो अपीलेंट कोर्ट दोनों को सुनेगा, ये दोनों के ऊपर वो डिसीजन देगा। ये मेंशन किया गया 393 में। एंड द लास्ट वन 394, दैट इज अबेटमेंट ऑफ अपील, द मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, अबेटमेंट ऑफ अपील। अपील अपने आप कब खत्म हो जाएगी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर लिखा एवरी अपील अंडर सेक्शन 377, 378 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। अगर अक्यूज की डेथ हो गई तो सजा का क्या करोगे आप, किसको सुनाओगे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपीलेंट कोर्ट का, वहीं पे आप खत्म करो। ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज, जब उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू सबमिट किया था कोर्ट में, ऑन द स्पॉट अपीलेंट कोर्ट उसको अबेट कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन यहां पर प्रोवाइजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड दैट विद अपील इज अगेंस्ट द कन्विक्शन and sentence of death or imprisonment or the appellant dies during the pendency of appeal. During the pendency of appeal में accused की डेथ हो जाती है और आपको डेथ जो पनिशमेंट हुई थी या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, जहाँ ये यहाँ पर मेंशन किया गया है इम्प्रिजनमेंट आपको हुई थी, कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन वहां पर पूरी फैमिली की डिग्निटी का सवाल है और फैमिली चाहती है कि हम लोग इस पेंडेंसी ऑफ केस को हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसकी डेथ होना सफिशिएंट नहीं है, इसका क्विटल होना सफिशिएंट है हमारी पूरी फैमिली के लिए, हमारी पूरी फैमिली की डिग्निटी का सवाल है। तो उस केस में वो खुद मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन की, सर अक्यूज की डेथ होने के इंस्पाइट ऑफ डेथ की अक्यूज की डेथ हो चुकी है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली की डिग्निटी का सवाल है, इसलिए इस अपील को ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड किया जाए, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगा।
एक्सप्लेनेशन में लिखा है। या फिर दूसरी बात ये भी है, लाइक विद इन 30 डेज वहां पर टाइम है, डेथ के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन मूव करनी होती है केस को कंटिन्यू करने के लिए, अपील को कंटिन्यू करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अक्यूज को फाइन की सजा हुई है तो नेचुरल बात है अक्यूज की डेथ होने के बाद भी उस फाइन को रिकवर तो किया जा सकता है, तो नेचुरल बात है वो अपील ऑटोमेटिकली वेट नहीं होगी। तो उसको जो रिलेटिव्स है विद इन 30 डेज वो कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे कि सर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो खत्म बात, अपील फिर कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो नियर रिलेटिव जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो कौन हो सकते हैं? उसके पेरेंट होते हैं, उसके स्पाउस होते हैं, वो लीनियर डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अबेटमेंट ऑफ अपील के रिगार्डिंग अक्यूज की डेथ के बाद अपील ऑटोमेटिकली वेट हो जाती है। अगर फैमिली की डिग्निटी का सवाल है और फैमिली उस अपील को कंटिन्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है। विद इन 30 डेज दे हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द अपीलेंट कोर्ट कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर अक्यूज को फाइन की सजा हुई है, अक्यूज की ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ अपील उसकी डेथ हो गई, तो फाइन तो स्टिल उसको पे करना ही होगा। उसकी एस्टेट को, एस्टेट तो लाइबिलिटी है ना, एस्टेट तो लाइबल है, तो वो तो हम लोग फिर भी रिकवर कर लेंगे। उस केसेस में भी अपील ऑटोमेटिकली वेट नहीं होती और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 394 अप टू सेक्शन 395। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके लिए। मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप डिस्कस करना। तो थैंक यू सो मच। आपके नोट्स बिल्कुल रेडी हैं। हिंदू लॉ, लेमिनेशन लॉ और सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो लॉ के 3 नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं। मैं तीनों बिल्कुल रेडी हैं 100%। मे बी 2 या 3 दिन में मैं वो आपको जो आपको दे दूंगा। बिल्कुल आप सेम नंबर पर आप परचेज कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ डाउट आप प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।